भीष्म सानी की कहानी अमृतसर आ गया है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है 1-2 और मुसाफिर भी रहे हों, पर वो मुझे अब साफ तौर पे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे। बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे कि भविष्य में मेरे जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। मेरा हर बार जवाब यही होता था, बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा या कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और कौम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस झुटपुटे में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था और ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली थी और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच में मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। खा ले बाबू, ताकत आ जाएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। खा ले, दाल खोर, तू दाल खाता है इसीलिए तो दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया, फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से आई नहीं लेता तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बर का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर का तुखम, इधर तुम कौन देखता है, हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। और तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहकहा उठा और दुबला पतला बाबू हंसता, सिर हिलाता और कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है, तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन है, इसलिए नहीं लेता कि तुम्हें हाथ नहीं धोया। स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लग गए। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी, फिर खीखी करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो। इधर क्या करता है, डिब्बे में कहका उठा। डब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी सी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम,
किस्सा खानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। जब छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी से बहुत कुछ बता दिया। नल पर खड़े और लोग भी 3 या 4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भी भांप गया था। भागते वक्त व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजों, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहां घुसा आ रहा है रे? नहीं है ना जगह? बोल दिया था जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं यूं ही मुंह उठाए चले आते हैं। अब पीछे से आवाजें आ रही थी। कितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहा। अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे, पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में घुसो, जाओ। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई का काम करता होगा। वह लोगों की शिकायती आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ाओ, वह अपने पीछे किसी से कह रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उसके पीछे 16-17 बरस की सांवली सी लड़की एक अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूलों के बल उठकर बैठना पड़ रहा था। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो। क्या करते हो तुम? धकेल दो पीछे। और भी लोग चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। और कोई डिब्बा नहीं मिला? औरत जात को भी यहां उठा लाया? हट! वह आदमी पसीने से तर था और हाफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंधी खाट की पट्टियों को भी वो अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूं, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा हूं। ये सुनते ही डिब्बे में बैठे लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक्कर बोला, निकल जाओ यहां से, जाओ, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। पठान ने आओ देखा न ताव आगे बढ़कर ऊपर से ही मुसाफिर के लात जमा दी, पर वो लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। डिब्बे में मौन छा गया था। खाट की पट्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आईं। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन शक्ति चुक चुकी थी। निकलो, निकलो यहां से, वो चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुरलाए जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे। छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो उसे, अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी।
छूट गया, छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे पर खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, पिताजी, सामान छूट गया। उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथ से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है क्या? छोटी सी बच्ची थी उसके साथ। बहरमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उसे उतार दिया। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई थी। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत हम में तो नहीं थी। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है आग, देखो आग। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला था। बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्दे की औरत है, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोले जा रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में बैठने नहीं देगा। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो जाके। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में ही सूख चली थी। हकलाकर वो चुप हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों फर्श पर लेट गया था, मैं सोचने लगा। शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना मुश्किल था। मुमकिन है कि किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो और उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते थे। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता। केवल पठान निश्चिंत थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला ही नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देख रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे, टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मणकों की तस्बीह निकाली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया था और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी थी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था, कोई बस्ती जल रही थी। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती और फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। फिर वो धीमी रफ्तार से ही मीलों चलती रहती। सहसा दुबले बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोले, हरबंस पूरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए थे। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा क्या? जंजीर खींचूं?
ये कहकर वो खी कर हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से और उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और इसकी रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द हुआ और शायद गाड़ी ने लाइन बदली। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़े जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा, अमृतसर आ गया है, और वह उछलकर खड़ा हो गया। ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोध करके फिर वो चिल्लाया, ओ पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी मां की नीचे उतर। तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं तो। बाबू चिल्लाने लगा था और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला क्या? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मां की। हिंदू औरत को लात मारता हरामजादे, तेरी उसकी। ओ बाबू, बकबक नहीं करो। ओ खंजीर का तुख्म, गाली मत बक। हमने बोल दिया, अब तुम्हारा जबान खींच लेगा हम। गाली देता है मादर। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो सब लोग। तेरी मैं लात ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है क्या? बाबू चिल्लाया। ओए, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकलता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, अब ये ओ जीण जोग्यो, और आराम नाल बैठो पुत्रो, और रब दे बंदियों कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत के होठों की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें क्षीण सी फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था ना, अब बोल, तेरी में उस पठान बनाने वाले की मां की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है? कहां पर हुआ दंगा? किस किस स्टेशन पे? कितने लोग? खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इस बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को अचानक भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इस दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हुए और खिड़की से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका। गुस्से से तो वो पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के 3 पठान अपनी अपनी गठड़ी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर चल दिए। जो विभाजन से पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे थे। तभी सहसा एक ओर से वह बाबू मुझे आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने उसे वो कहां से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया था और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा।
निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए साले। फिर वह सिर पिटाकर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, नामर्द, बुजदिल, सब के सब। वो अभी भी कांप रहा था। गाड़ी में बहुत भीड़ थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूड़ियां खा ली थी और पानी भी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके से आगे बढ़ने लगी थी। इसके आगे उनको अपनी जान का खतरा नहीं महसूस हो रहा था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने लगे, मगर बाबू अभी भी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस की ओर गए थे। उसके सिर पे जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने की जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता तो कभी दूसरी ओर। किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वे खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता तो कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर चुप्पी सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब मेरी नींद एक बार टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। हालांकि गाड़ी कोई स्टेशन लांग कर नहीं आई थी, फिर भी उसने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्फुट स्वर सुनाई दे रहे थे। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था। बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोंचने की आवाज सी आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोंचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी, हाथ में लाठी थी। उसने बदरंग से कपड़े पहने थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नजर बाहर की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी, नंगे पांव। उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हांफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा आजा, तू भी आज जल्दी कर, आजा ना। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी, दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत है, गाड़ी नहीं। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है, जाओ। बाहर खड़ा आदमी फिर से गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी, खोलो। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है ना, बोल दिया एक बार, उतर जाओ गाड़ी से।
यहाँ जगह नहीं है, बाबू चिल्लाया और फिर उसने उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल भी दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसे इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते देखा। बाबू ने एक ही भरपूर वार उस मुसाफिर के सिर पर किया। मैं देखता ही रह गया और डर गया। मेरी टांगें लरज़ गईं। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी दरवाजे के डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। बस तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। झुटमुटे में मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। मैं 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूं कि वो कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छट गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें उसके सिर्फ सफेद दांत झलक उठे। मुझे लगा जैसे वो मुस्कुराया, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होंठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरीके से चढ़ नहीं पा रहा है या उसके पैर नहीं जम पा रहे हैं। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़कर सीढ़ी पर हाथ टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक डंडे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वो कटे हुए पेड़ की भांति नीचे आ गिरा। उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो उन दोनों का सफर एक साथ वहीं खत्म हो गया था। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। उसका हाथ जैसे उठ ही नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसी को देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ गया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर बंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर ही नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने हाथों की ओर देखा और फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों में खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे छुटपुटा छटने लगा था। दिन खुलने लगा था। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी थी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रख सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार जी उसके साथ बतियाने लगे। बड़े जीवित वाले हो बाबू, बहुत जिंदा दिल। दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने। तुमसे डर कर ही वो पठान डिब्बे से चले गए, वरना यहीं बने रहते।
और अगर बने रहते तो तुम एक न एक की खोपड़ी तो जरूर दुरुस्त कर देते। सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार के चेहरे की ओर देखता रहा।